हमारे कांग्रेस के जो परिवार के कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती की हो। अच्छा, बीजेपी के सत्ता में बने रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वोट चोरी। अगर एक फायदा वो बता देंगे, मैं कल गुलदस्ता लेके उनके घर जाऊंगा, महिला पहनाऊंगा, साधुवाद दूंगा। ये मंत्री जी जाने, मंत्री जी का परिवार जाने, मंत्री जी के दोस्त जाने, मंत्री जी के सहयोगी। जैसे अभी हाल ही में एसएससी पेपर लीक हुआ, उसमें अब सरकार ने कहा कि अगर किसी ने कुछ बोला तो 1 करोड़ का जुर्माना कर देंगे तुम्हारे ऊपर। आदरणीय मंत्री जी का बड़ा योगदान है, पर्दे के पीछे से आर्थिक योगदान दिया है। कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि 20 साल हो गया, लंबा संघर्ष है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं बीजेपी की तरफ? बिल्कुल, जय राजेंद्र शर्मा जी ग्रामीण अध्यक्ष जी। शहर से आप 3 चुनाव लड़े हो, तो आपको शहर का अध्यक्ष बनना चाहिए। मानना कि 3 चुनाव लड़ चुके हो, सब मौका मिल चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो नए लोगों को आगे आना चाहिए। श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी हैं और श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं। जी सर। शुक्ला जी 5 मिनट में हार जाए। लेकिन नहीं, कांग्रेस जो है बिल्कुल एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है। नहीं जवाब नहीं। इंदिरा गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री? तो उनका इलाज बड़ी मुश्किल से होता है, उनको बेड नहीं मिलता, वो जमीन में सोने में मजबूर रहते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वार्तालाप में, जहां आज के हमारे पॉडकास्ट के मेहमान हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव, आम आदमी के सिपाही गुरमीत सिंह मंगो भैया। मंगो भैया, स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम आपको गुरु नानक देव जयंती की हार्दिक बधाइयां। आपको भी यूं तो जानने के लिए आपसे बहुत सारे प्रश्न हैं। आप युवाओं के चहेते हैं और ना जाने कितने युवा आपको अपना आदर्श मानते हैं आपके क्षेत्र के लिए। पर मैं जानना चाहता हूं कि ये कहानी शुरू कहां से हुई। मैं जानना चाहता हूं और आज का युवा जानना चाहता है, जो आपको आदर्श मानता है, वो जानना चाहता है कि मंगू भैया का बचपन कैसा था। मेरा बचपन तो बदमाशी भरा था। हाँ। खेलने का शौक था, पढ़ने का शौक कम था, खेलने का ज्यादा था। और ये जो शुरुआत का जो आभा मंडल था, गुल्ली डंडा, बंटी, वो उस समय के जो खेल थे, उसमें तो हम अच्छा, तो आपने गुल्ली डंडा भी खेला? गुल्ली भी डंडा खेला, गड़ा गेंद भी खेला, बंटी भी खेली, पतंग भी उड़ाया, पतंग लूटा भी। तो जो जो रीवा की संस्कृत का जो माहौल था, उस संस्कृत में मैं अच्छा रचा बसा था। ये तो कहानी रही आपके बचपन की। इसके बाद कांग्रेस से जुड़ने का वो दौर कब आया? कब ये ख्याल आया कि अब मुझे इस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए? स्कूल में खेल रहे थे, कॉलेज पहुंच गया, बबला हमारे मित्र बन गया। बबला हमारे मित्र बने 88, 87 के आसपास। और जब बबला मित्र बन गया, फिर मुकेश श्रीवास्तव जी जो मेरे राजनीतिक गुरु हैं, उनको भी क्रिकेट का शौक था, हमें भी क्रिकेट का शौक था। तो बबला और मुकेश श्रीवास्तव जी के साथ घूमते घूमते मुझे राजनीति का शौक लगा। अच्छा, वो कॉलेजी दिनों में तो काफी जलवा रहा होगा। बबला मित्र है आपके? हाँ, बबला हमारे मित्र थे। मुकेश श्रीवास्तव जी, जैसा मैंने बताया, मेरे राजनीतिक गुरु थे। तो दोनों जन का अलग अलग मामला था। मुकेश जी सिंधिया जी के साथ थे और बबला भाई आदरणीय तिवारी जी के आगे थे। लेकिन दोनों के एक अच्छा प्रेम था। और शहर में सबसे एक दूसरे से आदमी कनेक्ट है। रीवा इतना बड़ा अभी भी नहीं हुआ कि आदमी एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। सबके सुख दुख में आज भी दल अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि रीवा की एक संस्कृति है जहाँ सब लोग एक साथ मिलकर बातचीत अभी भी करते हैं। उस तरह का माहौल नहीं है, उस तरह का भेदभाव वाला मामला नहीं है। ये एक लाइन चीज देनी है। तो बस वहीं से हम बबला भाई के साथ राजनीति किया, मुकेश श्रीवास्तव जी के साथ राजनीति की शुरुआत कर दी। आपके चाहने वाले लोग आपको आम आदमी का सिपाही कहते हैं। इस स्लोगन के पीछे की कहानी क्या है? देखिए, स्लोगन के पीछे कहानी, उसी समय अब्दुल हन्नान यूथ कांग्रेस के प्रभारी थे और लगातार हम संघर्ष कर रहे थे। मतलब अब 96 से जो दौड़ शुरू हुई तो पीछे हट के हमने देखा नहीं। आंदोलन करना, कांग्रेस की जब सरकार थी 2003 के पहले कांग्रेस की सरकार थी, तो राजेंद्र तिवारी तहसीलदार थे, सीएसपी सूर्यवंशी थे। उस समय मैंने गड्डी रोड बहुत ही उखड़ी हुई थी, मैंने चक्का जाम कर दिया था। मतलब आप समझ सकते हैं कि कांग्रेस की सरकार थी। मैंने उस समय में भी, मैं इस मामले में पीछे नहीं हुआ कि अगर कोई बात आई है तो मैंने दादा से भी कहा है, और जब कोई नहीं सुनवाई हुई तो मैं रोड पे भी जाके बैठा हूँ। तो मैंने आंदोलन भी किया, लगातार आंदोलन करता रहा, जनता के बीच में पदयात्रा की। संजय गांधी अस्पताल के लिए 120 किलोमीटर की पदयात्रा मैंने चारों दिशाओं से की। राहुल गांधी जी का एक कॉन्सेप्ट आया, आम आदमी का सिपाही अक्स,
तो मुझे भी कोऑर्डिनेटर बनाया गया। अब मध्य प्रदेश से 12 कोऑर्डिनेटर बने, उसमें आप यही थे। और वो सौभाग्यशाली व्यक्ति हूँ और थोड़ा सा सौभाग्यशाली नहीं भी हूँ। उन 12 में से 10 लोग विधायक बन गए। राहुल गांधी जी की टीम से उन्हें टिकट भी मिल गई। हम 2 आदमियों को टिकट नहीं मिली, छतरपुर के मनोज त्रिवेदी को और गुरमीत सिंह मंगू, 2 आदमियों को टिकट, बाकी हमारे साथ के सारे कोऑर्डिनेटरों को विधायक टिकट हो मिल गए। गया। लेकिन आज अभी भी आप आम आदमी के सिपाही हैं। आम आदमी का सिपाही जब वो शब्द आया मेरे लिए तो जनता ने मुझे हाथों हाथ लिया, क्योंकि मैं जनता की आवाज उठाता था। तो वो स्लोगन मेरे ऊपर फिट हो गया। फिर सड़क का बात हो, अस्पताल की बात हो, पानी की बात हो, नाली की बात हो और आम आदमी की कोई बात हो, हम सड़क में उनके साथ हर समय दिखाई दे जाते। तो वो बाकी लोगों के पीछे ये फिट नहीं बैठा जो और 11 लोग थे, लेकिन ये आम आदमी का सिपाही मेरे पीछे मेरे पिताजी के आशीर्वाद से, मेरे बुजुर्गों के आशीर्वाद से मेरे ऊपर अच्छा फिट बैठा। और आज भी वो सिस्टम में तो छाड़ गया, क्योंकि आम आदमी पार्टी आ गई उसी स्लोगन को लेके। लेकिन आज भी मैं रीवा के जनमानस के बीच में आज भी आम आदमी की तरह रहता हूँ और आम आदमियों के बीच में हूँ। अच्छा, एक लंबा समय हो चुका है, मध्य प्रदेश में लगातार बीजेपी की सरकार है, बहुत सारे नेता, बहुत सारे उनके टीम मेंबर्स ऐसे हैं जो दल बदल चुके हैं। कभी आपके मन में ऐसा नहीं आया कि 20 साल हो गया, लंबा संघर्ष है, थोड़ा सा ट्राई करते हैं बीजेपी की तरफ भी? नहीं, मेरे मन में तो नहीं आया। लेकिन मेरे जो मित्र हैं या मेरे परिवार के सदस्य हैं, वो ये लोग जरूर बोलते हैं कि भैया यहाँ पे कुछ नहीं रखा है बीजेपी की तरफ से। बहुत बार उन्होंने बोला। वो तो क्या कारण है जो आपको रोक के रखे? बहुत बार बोला भी, और ये सब तो 18 के पहले की बात है और 18 में कांग्रेस की सरकार बन गई। ये सब अभी आपको पूरा भरोसा है कि आने वाला समय कांग्रेस का? 14 महीनों की सरकार रही है कांग्रेस की, उसके बाद सिंधिया जी ने अपना गुट बदल दिया, सरकार डिसॉल्व हो गई। ऐसा क्या आपको लगता है कि कमियां रह गई हैं जो इस बार नहीं होंगी? देखिए, उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि आप भी समझ सकते हैं कि हमारी जो सरकार बनी थी उसमें 4-5 सीटें हमारी कम आई थी। 113-114 के आसपास ही हमें जरूरत थी, 118 के आसपास की। तो स्वाभाविक है कि उस परिस्थिति पे सबको बांधने का प्रयास आदरणीय कमलनाथ जी ने किया। लेकिन अति महत्वाकांक्षा जिसकी होती है वो स्वाभाविक व्यक्ति है कि वो कहीं ना कहीं अपने पंख लगाता है। तो सिंधिया जी ने अपने हिसाब से अपना पंख लगाया और बीजेपी ने उस पंख को इसलिए भी जोड़ा, मैं ऐसा सोचता हूँ कि उन्हें वसुंधरा राजे सिंधिया को कुछ नहीं बनाना था। तो उनकी एक मजबूरी भी थी भारतीय जनता पार्टी की कि हमें किसी भी हालत पे ज्योतिराज सिंधिया को अपने पाले में लाना है, क्योंकि वहां पे उन्हें रोकना है। तो अपने प्लान में सफल रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और इनकी महत्वाकांक्षा पूरी हो गई। एक जन सेवक के रूप में आपकी असल कमाई क्या है, आपने जो अभी कमाया? मेरी सच बताऊं, मेरी असल कमाई है कि आज भी किसी वार्ड के अंदर रीवा के किसी वार्ड के अंदर 45 वार्ड है, 26 पंचायत है, किसी वार्ड के अंदर आज भी किसी गरीब के अगर घर जाएंगे तो गुरमीत सिंह मंगू आपको वहां मिल जाएगा। मतलब ये कमाई ये मुझे आशीर्वाद, हर बस्ती में, हर मोहल्ले में, हर गली में, और उनके भी गरीबों के बीच में, आम आदमियों के बीच में तो गुरमीत सिंह मंगू, मैं उनके दिलों में हूँ, वो मेरे दिलों में। आमतौर पर रीवा में बहुत विकास की बात होती है, आपके हिसाब से अगर आपकी सरकार होती तो क्या इसमें आप नया जोड़ पाते? देखिए, विकास करने वालों को विकास की बात करनी भी चाहिए और स्वाभाविक एक सतत प्रक्रिया है। ये किसी को अहंकार नहीं पालना चाहिए कि हमने ये कर दिया। महाराजा पुष्पराज सिंह जी विधायक थे, तो ये जो बड़ी पुल वाली रोड आज चौड़ी हुई 2024-25 है, तो ये उस समय महाराजा पुष्पराज सिंह जी ने बनवाए थे जन भागीदारी से। फिर एक जानकी पार्क की रोड बनी जिसमें दोबारा राजेंद्र शुक्ला जी भी सीमेंटेड नहीं करा पाए, 2026 चल रहा है, वो भी पुष्पराज सिंह जी, महाराजा पुष्पराज सिंह ने। तो जो विधायक बनेगा उसकी जिम्मेदारी है कि आप जो है सतत प्रक्रिया के तहत आप विकास कीजिए। क्यों कि आपको बनाए, जनता ने चुना इसलिए कि आपको कुछ ना कुछ नया करना है अगले 5 साल के सामने वाले में, जनता के बीच में जाने के लिए। तो कोई अगर ये अहंकार पाल रहा है तो मुझे लगता है कि उसको अहंकार नहीं पालना चाहिए, उसको अपना सतत काम करना चाहिए। ये विकास श्रेणी में आता है, दल कोई भी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, समाज, जो भी आएगा उसको
उस धारा में जाना पड़ेगा, नहीं तो ये घर जनता घर बैठाना भी जानती। तो मतलब शुक्ला जी ने कुछ नया नहीं दिया है रीवा को, वो जो सतत प्रक्रिया है उसी में अपनी भागीदारी निभाई है। नया क्या दिया मैं जानना चाहता हूँ। नया ब्रिज दिया है, हम उनका स्वागत करते हैं। रानी तालाब पार्क को उन्होंने सौंदर्यीकरण के रूप में दिया था, हम उनका धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं। यहाँ हम साधुवाद करेंगे, लेकिन हम ये भी जानना चाहेंगे क्या ये जो मॉडल रोड बनी है ये 100 करोड़ में बननी चाहिए क्या? आज 100 करोड़ की स्थिति क्या है आप ये पता लगाई। तो जो भ्रष्टाचार हुआ है, अगर विकास को आप अपने दिल में हाथ रख के कहते हो कि हमने विकास किया, तो जो भ्रष्टाचार हुआ उसका दिल में हाथ रख के कौन कहेगा उस भ्रष्टाचार में कौन शामिल है? उसमें भी तो कोई ना कोई शामिल है। राजेंद्र शुक्ला जी शामिल होंगे, या उनका परिवार शामिल होगा, या उनके समर्थक शामिल होंगे, या उनके दोस्त शामिल होंगे, या उनके रिश्तेदार या जीजा शामिल होंगे। कोई ना कोई तो शामिल है ना भ्रष्टाचार। जीजा के होने की संभावना आपको लग रही है? नहीं, मैंने बोल रहा हूँ कि कोई ना कोई तो है ना। अगर आप विकास को बोल रहे हैं कि मैं एयरपोर्ट लाया, ठीक है ना, एयरपोर्ट आया, हम सब स्वागत करते हैं। अब एयरपोर्ट के नीचे जो भ्रष्टाचार हुआ उसमें कौन शामिल होगा और उसकी जानकारी अगर आपको नहीं है तो फिर सॉरी, आप अच्छे जनप्रतिनिधि नहीं। बिल्कुल। छिंदवाड़ा में अभी हाल ही में 40 बच्चों से ज्यादा की मौत हो गई है ना। उन्होंने सरकारी कफ सिरप ली और उनसे उनकी किडनी फेल हुई और बच्चों की मौत हो गई। इस पे बीजेपी बिल्कुल सन्नाटा छाया रहा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, कोई पत्रकार वार्ता नहीं हुई। इस पे आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे किस एंगल से आप इसको देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये बहुत दुखद घटना है। इनके घर में के बच्चे गए हैं, भगवान उनको ताकत दे, उनको ऊर्जा दे, और जो बच्चे शांत हुए हैं उनको भगवान अपने चरणों में स्थान दे। पहली बात ये दुर्घटना कभी इस मध्य प्रदेश नहीं देश के अंदर ना हो, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। दोषी कौन है? सरकार है। दोषी कौन है? मंत्री है। दोषी कौन है? सिरप बेचने वाला या सिरप बनाने वाला, जो भी है वो जांच का विषय है। उस जांच में वो आना चाहिए कि दोषी कौन है, लेकिन जिम्मेदारी तो होती है। एक क्रिकेट मैच होता है, भारत या पाकिस्तान से हो, या भारत या ऑस्ट्रेलिया से हो, या भारत या इंग्लैंड से हो, तो क्रिकेट मैच में अगर जब टीम हारती है तो जिम्मेदारी कौन लेता है? कैप्टन लेता है या उप कैप्टन लेता है। तो उप कप्तान कौन है? राजेंद्र शुक्ला। तो उनको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं सहज स्वीकार करता हूँ, या मेरी चूक थी या मेरी गलती थी। आप पीएस के ऊपर डाल दो, सीएस के ऊपर डाल दो, नहीं। आप कोच वाले दिल्ली में बैठे हैं, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, ये कोच है, तो इनको मूल्यांकन करना चाहिए कि हमारे कैप्टन और उप कप्तान से किससे गलती हुई। अगर कैप्टन से हुई तो मोहन यादव को सजा दो, उप कप्तान से हुई तो शुक्ला जी को सजा दो। बिल्कुल। रीवा में भी स्वास्थ्य की स्थिति बहुत बेहतर लगती नहीं है, इस पे आपका क्या कहना है? श्रीयुत दादा के प्रयासों से हमारे पास संजय गांधी अस्पताल कई वर्षों से है, उसके बाद भी उसकी स्थिति उतनी अच्छी नहीं हो पा रही जितनी होनी चाहिए। सुनने को सुपर स्पेशलिटी है, लेकिन इमरजेंसी अभी भी नागपुर भेजा जाता है, जबलपुर भेजा जाता है। रीवा के डॉक्टर बहुत अच्छे हो, चाहे वो सुपर में हो, चाहे वो संजय गांधी में हो, और चाहे जिला अस्पताल। सभी अच्छे नहीं है, कुछ अच्छे हैं जिनकी वजह से संजय गांधी चल रहा है, जिनकी वजह से सुपर स्पेशलिटी चल रहा है, जिनकी वजह से जिला अस्पताल चल रहा है। कुछ अच्छे हैं, चाहे वो कोरोना का समय रहा हो, सबने अपनी अपनी सेवाएं दी, हम सब ने देखा है। एक एक परिवारजन जिसके एडमिट हुए हैं, जैसा भी रहा है। परंतु वो स्वप्न जो है भैया, दिखाया जाता है सुपर स्पेशलिटी का स्वप्न आम आदमी को, लेकिन जब वो पाने जाता है उस सुविधा को तो वहाँ वही आलोक भाई निवेदन कर रहा था कि कुछ डॉक्टर अच्छे, लेकिन कुछ डॉक्टर बहुत गंदे, जिनकी कोई उन्होंने सीमा लांघ चुके हैं। उस सीमा का छोटा सा उदाहरण है कि अभी 15 दिन पहले एक दवा विक्रेता ने कहा कि डॉक्टर पर्ची नकली दवाइयों की लिखते हैं और कमीशन मांगते हैं। तो यही मंत्री जी ने क्या किया, सीएमएचओ ने क्या किया, यहाँ मंत्री जी को देखना चाहिए। मंत्री जी के ऊपर एक अच्छी छवि बनी हुई है कि वो किसी तरह का कोई विवाद पसंद नहीं करते हैं, तो उन्हें यह सोचना चाहिए था कि उसने क्या गलती की। उसने तो सच बोला ना, एक मीडिया के सामने उसने सच कहा, तो सच को मंत्री जी को स्वीकार करते हुए उसको आपने जेल में डलवाने का काम किया, उसको आपने उसकी दुकान सीज कर, आपने डॉक्टर के साथ तो कोई उनके साथ व्यवहार अच्छा रखा। और उस दवा के दुकान विक्रेता के साथ आपका व्यवहार अच्छा नहीं था। आज सच बोलने वाला है वो जेल सलाखों के पीछे। आज संजय गांधी में सीधी से, शहडोल से
मऊगंज से, हनुमाना से बहुत सारे लोग आते हैं। रीवा अगर उनका परिचय नहीं है रीवा के किसी नेता से, किसी दल के नेता से, मैं बार बार एक विषय का, किसी दल के नेता से, तो उनका इलाज बड़ी मुश्किल से होता है। उनको बेड नहीं मिलता है, वो जमीन में सोने में मजबूर रहते हैं। जब किसी जिम्मेदार व्यक्ति का या सामाजिक व्यक्ति का या किसी नेता का फोन जाता है तब उनको बेड मिलता है। तो सुपर स्पेशलिटी की हालत कहाँ से अच्छी हो गई। गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल था तो संजय गांधी आपके सामने बना, आप तो बहुत छोटे थे, आपने देखा। फिर सुपर स्पेशलिस्ट बना, फिर जिला अस्पताल बना। मुझे राजेंद्र शुक्ला जी यह बता दें कि वह स्वास्थ्य मंत्री रहे, उससे पहले ऊर्जा मंत्री रहे। उन दोनों विभाग में ऊर्जा मंत्री रहते उन्होंने रीवा को कौन सी ऊर्जा दे दी? वो तो कहते हैं कि हमने सोलर पैनल का मैं स्वागत करता हूँ, जिस तरह मैं रानी तालाब, लेकिन उस सौर ऊर्जा से रीवा के जनमानस का फायदा बता दो। अगर एक फायदा वो बता देंगे, मैं कल गुलदस्ता लेके उनके घर जाऊंगा, महिला पहनाऊंगा, साधुवाद दूंगा और श्रीफल और साल दूंगा। अच्छा। एक फायदा हुआ कि रीवा का नाम एशिया में आ गया कि सौर ऊर्जा प्लांट हुआ। आपको रोजगार हो, आपके साथी को रोजगार है, उनका क्या हुआ? उनको रोजगार मिला, जमीनों पर अधिग्रहण हो गया। जमीनें तो 10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब से चली गई, 10 लाख रुपए एकड़ के हिसाब। जिन्होंने जमीन दी उनका क्या हो? देखिए, आज भी संजय गांधी अस्पताल सुपर स्वास्थ्य को लेके रीवा कल भी 0 पे आउट था, आज भी 0 पे आउट है। इसलिए 0 पे आउट है कि अगर हम बस स्टैंड में खड़े हो जाएं, और मैं आपसे निवेदन करूंगा आलू भाई कि आप एक दिन बस स्टैंड में खड़े रहिए और इन नागपुर जाते हुए बसों पे सवारियों से पूछे कि कहाँ जा रहा हूँ। तो अगर 10 बसें जा रही हैं, पहले 10 बसें चलती थी, तो आज 50 बसें हो गई हैं। क्यों हो गई? वो नौकरी के लिए नागपुर जा नहीं रहे, वो 100% नागपुर इलाज के लिए जा रहे हैं। भोपाल एक बार नौकरी के लिए जाते हैं लोग, इंदौर एक बार नौकरी, लेकिन नागपुर मेरी जो जानकारी है, जहां तक मैं इतना जाना हूँ, लोग इलाज के लिए जाते हैं। तो कहाँ से व्यवस्था था? नर्सिंग होम आ गए बड़े बड़े। उस नर्सिंग होम में कहा जाता है कि आदरणीय मंत्री जी का बड़ा योगदान है। पर्दे के पीछे से आर्थिक योगदान भी है, कि व्यवहारिक योगदान है, कि सामाजिक योगदान है, कि विकास का योगदान है। ये मंत्री जी जाने, मंत्री जी का परिवार जाने, मंत्री जी के दोस्त जाने, मंत्री जी के सहयोगी जाने। ये तो बात हो गई स्वास्थ्य की। कुछ ऐसा ही हाल है हमारी शिक्षा व्यवस्था का। रीवा में अगर आप हायर एजुकेशन की बात करें तो हमारे पास बहुत सालों से APSU है, हमारे पास इंजीनियरिंग कॉलेज है, हमारे पास अब GMH हो चुका है। उसके बाद भी ये स्थिति है कि हमारे बच्चों को कोचिंग करने कोटा जाना पड़ता है, इंदौर जाना पड़ता है, भोपाल जाना पड़ता है। आप तो हमारे पूर्वजों को धन्यवाद दीजिए, चाहे वो भैया लाल शुक्ला जी हों, चाहे मेरे पिताजी हों, चाहे आपके दादा हो, परदादा। अभी दो थल सेना, नौसेना के सेना प्रमुख आए थे, वो रीवा में पढ़े। हाँ बिल्कुल, ये हमारे लिए गर्व का विषय है। अब मैं राजेंद्र शुक्ला जी तो पूछना चाहता हूँ कि 20 साल से आप हो, कोई 4 नाम ऐसे बता दो जो आपके समय भारतीय जनता पार्टी के समय पढ़े हो, और आपके समय पढ़े हो, क्योंकि 2003 से आप विधायक बन रहे हो, 2003 से शिवराज सिंह, उमा भारती, बाबूलाल मुख्यमंत्री। ऐसे 5 नाम राजेंद्र शुक्ला जी से आप पूछ लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए कि उस जमाने में जो पढ़े थे, कांग्रेस के जमाने में पढ़े, मार्तन सिंह जी के राजशाही में पढ़े, वो लोग तो ब्रिगेडियर बन गए। उन लोगों ने तो देश और नहीं, देश में नहीं, इंटरनेशनल नाम कमा लिया। ऐसे 5 नाम वो हमें बता दें कि आज के पढ़े बच्चे, भारतीय जनता पार्टी के समय के पढ़े बच्चे रीवा के यहाँ हैं। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो SECL में शुक्ला जी थे, वो GM बने। यहाँ के थापर जी थे जो CMD बने, वो सब कहाँ से पढ़े? रीवा से पढ़े। आज के बच्चे जो आज एजुकेशन ले रहे हैं बच्चे, उन बच्चों का भविष्य जरूर राजेंद्र शुक्ला जी बताया। वो 5 नाम मुझे देने का कष्ट करें। अच्छा, आप युवाओं की चहेते हैं, आपको युवा बहुत सुनते हैं, क्या आपसे वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो ये व्यवस्थाएं बेहतर हो जाएंगी? स्वास्थ्य की व्यवस्था, शिक्षा की व्यवस्था बिल्कुल बेहतर होगी। अब उसका जीता जागता 2-3 उदाहरण है भाई। आज भी वार्डों के अंदर हॉस्पिटल बना, वार्ड नंबर 5 में आपके यहाँ एक संजीवनी हॉस्पिटल बना, मोहल्ला क्लिनिक। इसकी शुरुआत कमलनाथ जी ने की। बिल्कुल। आप
वार्ड नंबर 5 में देख सकते हैं, वार्ड नंबर 4 में 20 साल में भारतीय जनता पार्टी ने तो नहीं किया। इसकी शुरुआत किसने की? कांग्रेस। 100 रुपए बिजली का बिल किसके जरिए? सब नौजवानों के परिवार के बच्चों को ना आ रहा था। बिल्कुल ठीक, आपके सामने आया 100 रुपए यूनिट, आज 100 रुपए यूनिट बिजली का बिल आ रहा है। फिर ऑनलाइन आपके बुजुर्ग, आपके परिवार के सदस्य 90,000 जो बाहर से, मतलब कोई छतरपुर में नौकरी कर रहा है, कोई दमोह में नौकरी, तो कमलनाथ जी की सरकार में होता है कि ऑनलाइन आप आवेदन कर दीजिए बगैर भ्रष्टाचार के। वो सारे लोग अपने अपने घरों में पहुंचे। कितने उदाहरण भारतीय जनता पार्टी के नेता देखना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के नेता अगर संवाद करना चाहते हैं तो मुझसे आमने सामने कर सकते हैं। 15 महीने और आपके 15 साल। तो वो 15 महीनों में वो काम हुआ है कि आप उनको 15 साल के लिए चैलेंज कर सकते हैं। मैं तो आपसे सामने बोल रहा हूँ, किसानों की ऋण माफी, हाँ ठीक है, हो सकता है 50,000 हुआ हो सकता है 1 लाख हुआ हो, नहीं हो पाया 2 लाख, नहीं हो पाया होगा 1.5 लाख, लेकिन 50,000 तो साहब किया, 1 लाख तो साहब किया। ये 15 महीने में हुआ, बिल्कुल 18 महीने में नहीं हो, 15 महीने। आप अपने 15 सालों में विकास को 15 नाम गिरा दें कि मैंने ये करके दिया, मैंने युवाओं के लिए करके दिया। आज के नौजवान युवा क्या चाह रहा? आज के नौजवान का युवा रोजगार चाह रहा, बिजनेस चाह रहा। मेरे साथ जब मेरे नौजवान साथी, जैसा आपने कहा कि बच्चे मुझे पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, ये मेरे पिता का आशीर्वाद है, ये मेरे सीताराम बाबा का आशीर्वाद है। आज का नौजवान जब मुझसे बात करता तो मैं कहता राजनीति मत करो, सबसे पहले व्यापार कर लो। तो एक तो बेरोजगारी का ये आलम है, ऊपर से समय समय पे ऐसी घटनाएं हो जाती हैं, जैसे अभी हाल ही में एसएससी पेपर लीक हुआ, उस पर अब सरकार ने कहा कि अगर किसी ने कुछ बोला तो 1 करोड़ का जुर्माना कर देंगे तुम्हारे ऊपर। ऐसे बिहार में कितने डंडे चल रहे? बिल्कुल, हाँ, बिहार में कितने डंडे, पेपर लीक हुआ, बिहार में कितने डंडे चले? मध्य प्रदेश में शिक्षा कर्मी घोटाला कब का है बॉस? आप तो बड़ी, मतलब अगर घोटालों की गिनती करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी में इतने घोटाले हैं कि मुझे लगता है कि हमें बोलने की जरूरत है, घोटालों की सरकार ही है। जो सरकार गिरा के बना दी जाए उससे बड़ा घोटाला क्या हो? बनी हुई सरकार को गिरा दिया। एक चीज और देखने को मिलती है कि कई बार बीजेपी का ये प्रयास रहता है कि वो अपने आप को धर्म से जोड़ते हैं और ये बताने का प्रयास करते हैं कि जो कांग्रेस है वो बिल्कुल इसके विरोध में है, वो नहीं चाहती कि कोई भी ऐसी चीजें हो। तो इस पे आपका क्या विचार है? जैसे लगातार वो अपने आप को हिंदुत्व की बात पे लाते हैं और तरह तरह की चीजें हैं प्रमोट करते हैं, लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा कर देते हैं कि नहीं, कांग्रेस जो है बिल्कुल एंटी नेशनल है, एंटी हिंदू है। धर्म और राजनीति को मैं अलग अलग विषयों पे नहीं मानता, क्योंकि जो राजनेता हैं, जो नेता बने हैं, उनके परिवारजन मंदिर जाते होंगे, मस्जिद जाते होंगे, तो उन्होंने अपने घर के अंदर ही सनातन और धर्म संस्कृति को देखा। अगर मैं सिख समाज से हूँ तो मैं अपने पिताजी के साथ गुरुद्वारे भी गया, मंदिर भी गया, तो मैंने अपने पूर्वजों से, बुजुर्गों से उसको सीखा। फिर मैं राजनीति में आया। तो बचपन की जो क्लास थी, चाहे वो मुस्लिम समाज के बच्चे की हो, चाहे वो सिख समाज के बच्चे की हो, चाहे ईसाई समाज के बच्चे की हो, चाहे वो हिंदू समाज के बच्चे की हो, 18 साल के पहले की जो उसकी क्लास थी तो मंदिर की थी, मस्जिद की थी, चर्च की थी, गुरुद्वारों की थी। क्योंकि 18 साल के बाद वो राजनीति में आया, वोट डालने को उसको अधिकार प्राप्त हुआ। तो इसको अब वो उसका विषय है कि उसकी जागरूकता कितनी है, मंदिर में वो कितना जाता है, मंदिर में कितना वो बैठता है, ये उसका, ये उसका उसके व्यक्तित्व के ऊपर है कि उसका इंटरेस्ट उसमें कितना है। लेकिन भगवान से दुआ व्यक्ति अलग नहीं है। बिल्कुल हो सकता है वो मंदिर न जा पा रहा हो, लेकिन उसने अपने भगवान को यहाँ बसा के रखा हुआ। तो मेरा जो मानना है कि कोई भी व्यक्ति हो, आज गुरु नानक देव जी की 556वीं जयंती है और आज के दिन धर्म और राजनीति से संबंधित आप बात कर रहे हैं, तो गुरु नानक देव जी जब आए, 556 वर्ष हो गए, तो जब आए तो देश के अंदर छुआछूत चरम पे थी। हाँ। तो जब निकले तो छुआछूत को मिटाने के लिए निकले। भक्त नाम देव जी आए, छुआछूत को निपटाने के, कबीर जी आए, छुआछूत। तो ये जो भाव था छुआछूत का, तो ये निकले पूरे देश के अंदर, वर्ल्ड के अंदर निकले कि यह भाव खत्म हो। ठीक, पहले तो एक कुएं के अंदर से पानी निकाल के नहीं पिया जा सकता था। किसी के घर के सामने से निकलना हो तो जूता सर में रख के निकलना, आवाज नहीं होनी चाहिए। वो चीज तो खत्म हुई ना। तो वो चीज कब खत्म हुई? जब हमारे जो
संत महात्मा थे, और आज भी इस धरती पे संत महात्मा है। बिल्कुल भाई प्रेमानंद महाराज जी हैं, बिल्कुल, हाँ। सीताराम बाबा हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो तो यही कह रहे हैं कि हमें ये छुआछूत खत्म करना है। लेकिन राजनीति क्या कह रही है? राजनीति में दो बाबा आ गए, एक मोदी बाबा और एक अमित शाह बाबा। पहले आडवाणी जी ने उसको लेके चले उस रथ को, जाति को बांधो और विभाजन करो और राज करो। अटल जी और आडवाणी जी का को जब कैलकुलेट करते हैं तो लोग आडवाणी जी को कम पसंद करते हैं, अटल जी को ज्यादा पसंद करते हैं, और मुस्लिम समाज के लोग भी अटल जी को पसंद करते हैं। तो ये तो अपने अपने व्यक्तित्व के ऊपर है कि हमने अपना व्यक्तित्व कैसा बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, तो अटल जी ने अपना व्यक्तित्व बनाया तो प्रधानमंत्री बने, आडवाणी जी ने जो व्यक्तित्व बनाया वो आज घर में बैठे हैं। तो आने वाले समय में मोदी और अमित शाह भी घर में बैठे मिलेंगे। उनका व्यक्तित्व भी बता रहा है कि वो क्या कर रहे हैं। वो देश का नौजवान तो देख रहा है कि आप यादव को यादव से लड़ाओ, पटेल को यादव से लड़ाओ, ब्राह्मण को राजपूत से लड़ाओ, सिख को मुस्लिम से लड़ाओ। तो ये अंग्रेजों की जो राजनीति थी देश में शासन करने की, वही अंग्रेजों का एक पाठ पढ़ लिया है भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोगों ने कि जाति से जाति को लड़ा और राज करो। अच्छा, अभी आपके जो नेता प्रमुख हैं वो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी के ऊपर। वो कह रहे हैं कि वोट चोरी हुई है और ऐसा लगातार होता रहा है। बीजेपी की सत्ता में बने रहने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है वोट चोरी। तो इस पे आपका क्या विचार है कि क्या वास्तविकता में ऐसी चीजें धरातल पर होती हैं कि ईवीएम हैक हो जाते हैं और ये सारी चीजें क्यों नहीं हो रही है? आज इंटरव्यू है आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी का, हमें गर्व है अपने नेता पे। आज उन्होंने हरियाणा का एक चाक बम विस्फोट कर दिया, वो चल रहा है टीवी के अंदर। आप घर पहुंचेंगे तब तक आपको देखने को मिलेगा, कल अखबारों में देखने को मिलेगा कि एक व्यक्ति ब्राजील में है। कहाँ है? उसकी फोटो, ब्राजील की फोटो वो महिला की है, व्यक्ति की है, उसका बाइक चल रहा। आज मैं रीवा की बात करता हूँ, राजेंद्र शुक्ला जी और भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग चुनाव जीत रहे हैं, ये 100% वोटों के व्यवस्था से। और मैं ईवीएम की बात नहीं करता, मैं तो ये बोल रहा हूँ कि सेमरिया के आदमी का डबल नाम रीवा में भी है, रीवा के आदमी का सेमरिया में है। तो इन्होंने चिन्हित कर रखा हमारा संगठन कमजोर है। कांग्रेस का संगठन जमीनी स्तर पे, देखिए मैं भी संगठन का शहर अध्यक्ष रहा हूँ, बड़े बड़े आत्मविश्वास से, बड़े विश्वास से मैं कह सकता हूँ कि अभी हम भारतीय जनता पार्टी के संगठन के तरह हम लोग अभी खड़े नहीं हो पाए। तो उनके आगे को चिन्हित है कि ये व्यक्ति मेरा है, इसका वार्ड नंबर 5 में नाम जुड़वा दो, ये हमको दोनों जगह वोट देगा। इसका वार्ड नंबर 10 में नाम जुड़वा दो, तो वो डगौरा का आदमी का नाम वार्ड नंबर 10 में गया। तो वो क्या कर रहा है कि वो अब वो भी बाइक से सुबह 7 बजे वहां वोट डाला और 2 घंटे में आया तो वार्ड नंबर 5 में डाला, डमौरा का आदमी वहां डाला, दोपहर को 3 बजे बाइक से आया और उसको बाइक का खर्चा मिल गया। बिल्कुल। अभी आपने संगठन की बात करी, अभी हाल ही में जो आपने कमजोरी बताई, इसी के लिए एक नया अभियान चला था, संगठन सृजन अभियान। उस पर भी जमीनी स्तर पर वो ऊर्जा नहीं देखने को मिलती जिस उम्मीद से इसको चलाया गया था, जिस उम्मीद से इसको शुरू किया गया था। देखिए ये सृजन अभियान हुआ और नए नए लोगों को मौका मिला, बिल्कुल ये बात सच है। लेकिन रीवा में जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं भाई, जो उम्मीद थी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे राजेंद्र शर्मा जी ग्रामीण अध्यक्ष है जी, शहर से आप 3 चुनाव लड़े हो तो आपको शहर का अध्यक्ष बनना चाहिए, आप ग्रामीण के अध्यक्ष हो। तो हम शहर मजबूत कर नहीं पाए, हम ग्रामीण मजबूत करने की बात कर रहे हैं। तो मेरा जो ऐसा मानना है कि थोड़ा सा कहीं न कहीं इस विषयों पे ध्यान देने की जरूरत है। जो जहाँ का है, जो जहाँ का नेतृत्व अच्छे से कर सकता है, शर्मा जी शहर का नेतृत्व अच्छे से कर सकते थे, उन्हें शहर का, मेरा ऐसा मानना है, मैं बड़े खुले मन से बोल रहा हूँ कि उन्हें शहर का अध्यक्ष अगर बनने की इच्छा ही है। पहले तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 चुनाव लड़ चुके हो, सब मौका मिल चुका है, सारी चीजें हो चुकी हैं, तो नए लोगों को आगे आना चाहिए। लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, पार्टी को, परिवार को, हम सबको आपकी जरूरत है, तो वही काम हाथ में लेना चाहिए जो आपको लगे कि हम जहाँ पे मजबूती के साथ हम कर सकते हैं। उनको लगता होगा ग्रामीण में कर सकते हैं, लेकिन मेरी सोच है कि वो शहर के लिए अच्छे थे। शुक्ला जी को हराना इतना सरल नहीं। आप क्या मानते हैं, कौन सा कांग्रेस का ऐसा नेता है जो शुक्ला जी को बुनियादी स्तर पर मात दे सकता है? शुक्ला जी 5 मिनट में हार जाएंगे। अच्छा जी,
हमारे कांग्रेस के जो परिवार के कुछ लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के साथ दोस्ती किए हुए हैं। अच्छा, तो वो इंटरनली वो हर चुनाव में वो अपना रंग दिखाते हैं। मैंने तो देखिए बहुत चुनाव देख लिए, मतलब मैं आप समझ सकते हैं कि मैं महाराज साहब के साथ 98 के चुनाव में अलमारी में मैं उनके साथ था। अच्छा, और यही पोलिंग एजेंट के लिए मैं लोगों के पास जाता था, तो कांग्रेस के लोग पोलिंग एजेंट बनने के लिए तैयार नहीं थे। मैं उन चेहरों को भी जानता हूँ। मैंने 2003 का ही महाराज साहब का चुनाव देखा, मैंने 2008 का राजन शर्मा का 4 का भी चुनाव देखा, मैंने 2013 मुजीब खान का भी चुनाव देखा, मैंने बब्बुल तिवारी की वाइफ का 2014 का भी चुनाव देखा, मैंने अभय मिश्रा का 18 का चुनाव देखा। तो मैं तो खुले मन से कहता हूँ कि मेरा परिवार तो 100% कांग्रेस के साथ है, लेकिन बहुत से ऐसे चेहरे हैं जो पद पे हैं, पद पे हैं, जनप्रतिनिधि बन गए, लेकिन उन्होंने कभी, वो खुद चुनाव लड़ते हैं तो कांग्रेस की को वोट देते हैं, बाकी अगर कोई चुनाव लड़े तो बीजेपी की तरफ। वो जो पद पे है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो जनप्रतिनिधि बन गए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। बहुत से ऐसे पार्षद हैं जो नहीं करते, वो अपनी व्यवस्था को अलग तरीके से करते हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हो चाहे कांग्रेस के पार्षद, वो अपनी अपनी व्यवस्थाओं के हिसाब से लोगों के साथ दोस्ती और करते हैं, वो विचार के साथ नहीं जुड़े। मेरा तो ऐसा मानना है कि आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कहते हैं कि आदमी को अपने विचारों पे, जो हमारी गांधी विचारधारा है उसके साथ, उस पर टसस रहना। लेकिन रीवा कांग्रेस के अंदर ये अभी विचारधारा का बड़ा अभाव है, क्योंकि अभी विचारधारा से पक्के नहीं है। अभी हमारे यहाँ के लोग व्यक्ति से प्रभावित लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के व्यक्तियों से प्रभावित होकर उनके साथ चल देते हैं, जबकि उन्हें अपने विचारधारा खड़े रहना। तो इस बार क्या तैयारी, इस बार शुक्ला जी को मात देने की क्या तैयारी चल रही? देखिए, इस मामले में तो मैं तो आम आदमी का सिपाही हूँ, आप सबके भी परिवार का सदस्य हूँ। जहाँ मुझे पार्टी की जिम्मेदारी देगी, जो पोलिंग की देगी, जो वार्ड की देगी, जो जहाँ संगठन जिम्मेदारी देगा उसको का निर्वहन करूंगा। ये उन लोगों को जिम्मेदारी निभानी है जो लोग पद पे आसीन है, चाहे वो जनप्रतिनिधि के रूप में हो और चाहे वो संगठन के रूप में हो। अब समय उनका है, उनको कैसे वो प्लानिंग करते हैं ये उनके ऊपर निर्भर करेगा। बिहार चुनाव पे थोड़ा सा चर्चा चाह रहा हूँ। बिहार चुनाव चल रहा है, वहाँ एक जो जन स्वराज पार्टी के वर्कर हैं उन पर उनको गोली मार के हत्या कर दी गई है, और ये लगातार तानाशाही जैसा चुनाव होता चला जा रहा है बिहार का। इस पे आपका क्या कहना है? ये तो बहुत दुख का विषय है। मेरी आज सुबह किसी से बात भी हो रही थी इस संदर्भ में, और हमारे वरिष्ठ हैं, आदरणीय है, उनसे मैं चर्चा कर रहा था कि ललन सिंह जी का ये कहना है कि हर व्यक्ति को अनंत सिंह जी की तरह चुनाव लड़ना है। तो अगर ललन सिंह जैसा व्यक्ति जो मोदी और शाह के अगल बगल घूम रहा है, वो ये बोल रहा है कि मुझे आनंद सिंह जैसा चुनाव लड़ना है, मतलब आने वाला जो समय है देश की राजनीति का, वो तो हथियारों और गुंडों से भरा पैसा जिसके पास है वो चुनाव लड़े, नहीं तो ना लड़े। बस अब अंत की ओर चलते हैं। ये रैपिड फायर राउंड है, मैं 2 नाम लूंगा, इसमें से आपको एक चुनना है। आप किसका फेवर करेंगे? श्रीयुक्त श्रीनिवास तिवारी हैं और श्री यमुना प्रसाद शास्त्री जी हैं, आपके लिए ज्यादा बेहतर हुआ? यमुना प्रसाद शास्त्री। कारण? यमुना प्रसाद शास्त्री जी को मैंने पढ़ा है, देखने का मुझे अवसर कम आया। वो जाति की राजनीति नहीं, बिल्कुल। राम लखन पटेल, रामानंद सिंह जी, सुभाष श्रीवास्तव, अजय खरे, मतलब बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको उन्होंने नेता बनाया। राजमणि पटेल जिन्होंने उन्हें नेता बनाया, और इस धरती पे वो एक ऐसा नाम है जिसने अपने समाज के भी और अपने अदर समाज के लोगों को भी आगे बढ़ाने का काम किया पूरी तरह जी, और बाकी लोग अपने तक सीमित रहे। श्री अर्जुन सिंह जी या श्री दिग्विजय सिंह जी, किसका टेन्योर ज्यादा अच्छा रहा? दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं प्रदेश के। अर्जुन सिंह जी का मुकाबला कोई नहीं कर पाए। अच्छा, क्षेत्रीय प्रभाव है या? अर्जुन सिंह जी का जो वार है वो हर आदमी नहीं सह सकता। अच्छा जी, अर्जुन सिंह जी की जो वाक शैली है, अर्जुन सिंह जी का जो आभा मंडल है, अर्जुन सिंह जी ने जो
छोटी सी पर्चियों में लोगों को नौकरियां दी हैं, वो इस धरती में इस तरह के नेता पैदा होना बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल का, बहुत मुश्किल। इंदिरा गांधी जी या लाल बहादुर शास्त्री? इंदिरा गांधी जी। उनके टेन्योर की चर्चे आप सुनते रहे होंगे, उनसे प्रभावित रहे हैं? देखिए, इंदिरा गांधी जी को मुझे पढ़ने का अवसर ज्यादा मिला और लाल बहादुर जी को मैंने बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं, तो मैं सिर्फ आपसे क्षमा चाहता हूँ कि जो मैंने पढ़ा है, सुना है। अटल बिहारी वाजपेयी या मनमोहन सिंह? दोनों मेरे लिए बराबर। पास करना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं देंगे? जी नहीं, जवाब नहीं दूंगा। सचिन पायलट या जीतू पटवारी? जी, सचिन पायलट या जीतू पटवारी? इसके भी जवाब नहीं। क्यों? दोनों ही युवा नेता हैं और काफी अच्छे हैं। सचिन पायलट जी से मेरा पारिवारिक संबंध है। बिल्कुल। तो सचिन पायलट जी जब राजनीति में नहीं आए थे तब से मैं उनसे जुड़ा हुआ हूँ। बिल्कुल। तो ज्यादा अच्छा कौन कर रहा है? और उनसे जुड़ा हुआ हूँ, उनसे उनके घर मेरा आना जाना रहा है। इधर जरूर कुछ समय हो गए, मुलाकातें मेरी कम हुई हैं, और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं रीवा के, जिसमें सज्जन हैं, पीयूष सिंह बाबा हैं, ये सब सचिन जब राजनीति में नहीं आए थे पायलट जी, तो उनके साथ एक गट्टा सा दरबार किया। अच्छा, अजय सिंह राहुल या नकुल नाथ? जी, अजय सिंह राहुल या नकुल नाथ, इन दोनों में आप किसको चुनेंगे? मैं तो कमलनाथ जी का हूँ। अच्छा, स्पष्टता। स्पष्टता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मंगू भैया, आपने अपना बहुमूल्य समय हमें दिया। इसी के साथ आज का पॉडकास्ट यही समाप्त करते हैं। आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।